वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपाइकल पल्स इज ऑस्कल्टेड। ठीक है, जो एपाइकल जो पल्स होती है वो कहां पर ऑस्कल्ट कर सकते हैं, उसको कहां पर हम जो है फील कर सकते हैं। तो देख, और ये जो एपाइकल पल्स है, एपाइकल पल्स एडल्ट्स में जो हम फील, जो इसको ऑस्कल्ट करते हैं, चेक करते हैं, वो करते हैं हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन। एडल्ट के अंदर तो हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर उसको चेक करते हैं एपाइकल पल्स को, जबकि इन्फेंट और चिल्ड्रंस में के अंदर हम करते हैं उसको फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। ठीक है, फर्स्ट इंटरकोस्टल ऑफ लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका जो फोर्थ या फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है मिड क्लेविकुलर लाइन के, उसमें हम जो है एपाइकल पल्स को चेक करते हैं। क्लियर? तो हमारा जो ऑप्शंस में क्या है कि एपाइकल पल्स को कहां कर सकते हैं? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, फोर्थ आईसी इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड एक्सिलरी लाइन। एक्सिलरी लाइन में हम नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा क्या था? मिड क्लेविकुलर लाइन, तो ये गलत हो गया आपका। फिफ्थ इंटरकोस्टल इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, लास्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल इन द मिड एक्सिलरी लाइन। ये एक्सिलरी वाले दोनों गलत हो गए। तो ऑप्शन में क्या है? तो एक तो है आपका फोर्थ इंटरकोस्टल और एक है आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, तो जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है उसको हम कहां पर चेक, किसके लिए चेक करते हैं? इन्फेंट्स के अंदर चेक करते हैं, जबकि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस को हम एडल्ट्स के अंदर चेक करते हैं। ठीक है, तो कहां पर चेक करेंगे? एडल्ट्स में फिफ्थ इंटरकोस्टल। राइट आंसर हमारा क्या हो गया? सी। क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना हो तो चारों क्वेश्चन ऑप्शंस को हमें पढ़ना है, चाहे आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है पहले से, तो चारों क्वेश्चंस को आपको क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिजायरेबल टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल? तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है हमारी बॉडी में? 200 से 239, लेस देन 200, मोर देन 240, या नन ऑफ द एवर। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है टोटल, ठीक है, वो होता है आपका लेस देन 200। ठीक है, 200 से नीचे जो होता है उसकी रेंज जो होती है टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल की होती है। ठीक है, उसमें एलडीएल जो होता है, एलडीएल जो होता है वो लेस देन 150 पर डीएल होता है, और एचडीएल जो होता है आपका मोर देन 50 पर डीएल होता है। ठीक है, टोटल कितना हो गया? लेस देन 200 पर डीएल, एलडीएल लेस देन 150 पर डीएल, और एचडीएल मोर देन 50 पर डीएल। तो हमारी ये रेंज में क्या आ रहा है आपका? लेस देन 200। ये जो है एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ये बॉडी के लिए अच्छा होता है। और आप लोगों से
फिर बोल रहा हूँ, कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक काम तो बिल्कुल ही ना भूलें, नोटबुक लेके बैठें और राइट डाउन करते चलें। तो राइट आंसर हमारा 200 से कम, यानी 200 से कम होता है उसको हम टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बोलते हैं, और ये आपका बी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन इज S1 हार्ट साउंड कॉरस्पॉन्ड्स टू, जो S1 हार्ट साउंड है किससे रिलेटेड है? क्लोजर ऑफ द एरोटिक एंड पल्मोनिक वल्व, जब एरोटिक और पल्मोनिक वल्व जो है क्लोज होते हैं तब S1 हार्ट साउंड सुनाई देती है, या क्लोजर ऑफ द एरोटिक वल्व के बंद होने पर सुनाई देना, या क्लोजर ऑफ द मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वल्व। ठीक है, तो मिट्रल और ट्राइकस्पिड वल्व के क्लोज होने पर हार्ट साउंड सुनाई देना, या लास्ट क्लोजर ऑफ द मिट्रल वल्व। तो कौन से बल्ब के क्लोजर होने पर जो है S1 हार्ट साउंड हमें सुनाई देती है? तो यहाँ देखते हैं कि हार्ट साउंड क्या होती है। हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। ठीक है, प्रत्येक कार्डियक साइकिल के दौरान जो है हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, और टोटल कितनी होती है? 4। टोटल कितनी होती है? 4 हार्ट साउंड होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? और होती कब है ये? क्लोजर ऑफ हार्ट वल्व, जो कार्डियक साइकिल के दौरान जब हार्ट के बल्ब क्लोज होते हैं उस दौरान जो है हार्ट साउंड हमें सुनाई देती है। टोटल 4 होती हैं, इनमें से 2 हार्ट साउंड considered normal heart sound, and also called classical heart sound, ठीक है। जो 2 हार्ट साउंड है, फर्स्ट और सेकंड, कौन कौन सी? फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड जो होती है उनको हम क्लासिकल हार्ट साउंड के नाम से भी जानते हैं, और उनको एक जो है नॉर्मल हार्ट साउंड काउंट करते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम देखते हैं कि फर्स्ट जो हार्ट साउंड है कहाँ प्रोड्यूस होती है, कब प्रोड्यूस होती है। तो इसमें फर्स्ट हार्ट साउंड देखते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड, तो फर्स्ट हार्ट साउंड है इसकी जो ड्यूरेशन होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड की जो ड्यूरेशन होती है 0.10 से 0.17 सेकंड होती है। कितनी होती है? 0.10 से 0.17 जो है सेकंड होती है, ये इसकी ड्यूरेशन होती है। और कब प्रोड्यूस होती है? इसको आल्सो नॉन एज लव, ठीक है, इसको लव हार्ट साउंड भी कहते हैं। प्रोड्यूस कब होती है? प्रोड्यूस ड्यूरिंग एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ऑफ क्लोजर। ठीक है,
कब होती है, या बोल सकते हैं व्हेन ड्यूरिंग या बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उस दौरान जो है ये फर्स्ट हार्ट साउंड स्टार्ट होती है एवी वाल्व के क्लोज होने पर। इसकी ड्यूरेशन 0.10 से 0.17 सेकेंड होती है और इसका अदर नेम है, इसको हम लब के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्लासिकल हार्ट साउंड में इसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, ठीक है, ये हार्ट हो गए, फोर्थ चैम्बर हो गए आपके एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट, ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, ट्राइकस्पिड बल्ब हो गया। ये कौन सा बल्ब हो गया, ट्राइकस्पिड बल्ब। ठीक है, और ये हो गया आपका मिट्रल बल्ब, मिट्रल बल्ब, और ये आपके पल्मोनरी बल्ब हो जाता है, पल्मोनरी बल्ब। और यहां पर एरोटिक बल्ब रहता है। ठीक है, एरोटिक बल्ब। इस तरह से आपको देखना है कि कब फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के जब स्टार्ट होता है, यानी जो क्लोजिंग होती है एबी वेंट्रिकुलर बल्ब की। कौन कौन से बल्ब आते हैं जो एट्रोवेंट्रिकुलर बल्ब में, एट्रोवेंट्रिकुलर बल्ब में आते हैं आपके ट्राइकस्पिड बल्ब और मिट्रल बल्ब। कौन कौन से आते हैं, ट्राइकस्पिड और मिट्रल बल्ब जो है हम इसमें इंक्लूड करते हैं। जब ये बल्ब जो है क्लोज होते हैं, ये दोनों बल्ब जब क्लोज होते हैं उस दौरान जो है फर्स्ट हार्ट साउंड हमें सुनाई देती है, जो कि ऑस्कल्टेड होती है, जिसको हम स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। हियर्ड बाय, यहां लिख लीजिए, हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप के द्वारा हम इसको सुन सकते हैं। अब सेकंड हार्ट साउंड में देखते हैं, सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है, इसकी जो सेकंड हार्ट साउंड की जो ड्यूरेशन होती है 0.10 से 0.14 सेकेंड। फर्स्ट हार्ट साउंड की ड्यूरेशन थी आपकी 0.10 से 0.17 और इसकी होती है 0.10 से 0.14 सेकेंड। ये बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है उस दौरान जो है सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है, यानी क्लोजर ऑफ सेमील्यूनार वाल्व, सेमील्यूनार वाल्व, सेमील्यूनार वाल्व के जब क्लोज होते हैं तब हमें सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है। और इसका दूसरा नाम होता है आल्सो नोन एज डब, डब के नाम से हम इसको जानते हैं। तो क्लियर, नोटबुक लेके बैठे हुए होंगे सभी, राइट डाउन करते चलना। इंपॉर्टेंट सेशन है, आगे भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें जिसने नहीं किया है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए सेमील्यूनार बल्ब कौन से होते हैं, तो सेमील्यूनार बल्ब होता है आपका, ये जो आपका पल्मोनिक बल्ब है और आपका जो एरोटिक बल्ब है, इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं सेमील्यूनार बल्ब।
जब ये क्लोज होते हैं उस दौरान जो है सेकंड हार्ट साउंड जो है हमें सुनाई देती है। क्लियर? तो ये दोनों हार्ट साउंड तो है नॉर्मल कंडीशन में, जिसको हम क्लासिकल हार्ट साउंड भी बोलते हैं। तो सेकंड हार्ट साउंड जो है सेकंड हार्ट साउंड सॉरी थर्ड हार्ट साउंड जो है ये जो प्रोड्यूस होती है वो उसकी आपकी जब ब्लड जो है वेंट्रिकल्स के अंदर रश करता है ड्यूरिंग रशिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, जब ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर रश करता है उस दौरान से थर्ड हार्ट साउंड जो हमें सुनाई देती है, और इसको वेंट्रिकुलर गैलप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर गैलप। क्लियर? अब आता फोर्थ हार्ट साउंड, और ये फोर्थ हार्ट साउंड जो है हमें सुनाई देता है ड्यूरिंग, इसका जो नाम जो है इसको हम एट्रियल गैलप बोलते हैं, आल्सो नोन एज एट्रियल गैलप के नाम से जानते हैं। और दूसरा इसका ये जो फोर्थ साउंड हार्ट साउंड जो है वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही ये क्या है मतलब जो है हमें सुनाई देती है। इट इज हियर्ड ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशन। जब हार्ट के अंदर अगर कोई डिजीज हो जाती है या उसके अंदर कोई एब्नॉर्मलिटीज आती है तभी हमें फोर्थ हार्ट साउंड जो है सुनाई देती है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था कि S1 हार्ट साउंड हमें कहाँ सुनाई देती है, तो S1 हार्ट साउंड कहाँ है, ये देखिए हार्ट साउंड कहाँ पर सुनाई दे रही है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग AV valve ऑफ क्लोजिंग। मैंने क्या बताया कि AV valve जो क्लोज होते हैं तब हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई दे रही है। और AV valve कौन से हैं? AV मींस एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व, तो ट्राइकास्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। ठीक है, तो यहां देखिए मिट्रल वाल्व कहां पर है, यहां पर एरोटिक है, ठीक है, पल्मोनिक है, तो ये तो हो गया आपका रॉन्ग आंसर। यहां पर आपका एरोटिक है, ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो गया। यहां पर एक मिट्रल मिल गया हमें और ट्राइकास्पिड मिल गया, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? सी। ठीक है, और क्लोजर ऑफ द मिट्रल वाल्व, यहां मिट्रल वाल्व हो गया, तो ये सिर्फ मिट्रल है, ट्राइकास्पिड नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो राइट आंसर इज हमारा सी। क्वेश्चन इज S2 हार्ट साउंड कॉरस्पॉन्ड टू, जो S2 हार्ट साउंड है कहां हमें सुनाई देती है? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से बता दिया कि S2 हार्ट साउंड जो है हमें कहां सुनाई देती है? क्लोजिंग ऑफ या क्लोजर ऑफ सेमील्यूनार वाल्व, सेमील्यूनार वाल्व जब क्लोज होता है तब हमें सेकंड हार्ट साउंड जो है हमें सुनाई देती है। और इसको जिसका नाम है डब, क्या नाम है? डब। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, सिर्फ हम इसमें क्वेश्चन का देख लेते हैं कहां पर है ये क्लोजर ऑफ सेमील्यूनार वाल्व। तो सेमील्यूनार वाल्व आपका एरोटिक और पल्मोनिक वाल्व होते हैं, एरोटिक ये हो गया और आपका पल्मोनिक ये हो गया, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाता है इसमें। ठीक है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसमें ये पूछा है कि पेरिकार्डियल फ्लूइड
का नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 5 से 10 ml, 20 से 40 ml, 15 से 30 ml या 40 से 50 ml। ठीक है, देखिए पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है पेरिकार्डियल स्पेस में प्रेजेंट रहता है। पेरिकार्डियल स्पेस क्या होता है कि ये लेयर है, हार्ट लेयर है। ठीक है, हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर जो है पेरिकार्डियम, सेकंड होती है आपकी मायोकार्डियम, और थर्ड होती है आपकी एपिकार्डियम। ठीक है, तो 3 लेयर होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। ठीक है, अब जो हमें पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है, पेरिकार्डियम जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, टफ होती है और प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम इंजुरी। ठीक है, इंजुरी से हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। अब ये पेरिकार्डियम को समझ में आएगी ना, 3 लेयर होती हैं। अब पेरिकार्डियम को 3 लेयर में डिवाइड किया जाता है। इसके इसको 2 लेयर में डिवाइड किया गया है पेरिकार्डियम को। कौन कौन सी? एक होती है फाइब्रस लेयर, और एक होती है आपकी विसरल लेयर। ठीक है, एक कौन सी होती है? विसरल लेयर। तो फाइब्रस लेयर जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, अब सॉरी विसरल नहीं है, सेरस है। ठीक है, अब सेरस जो है 2 टाइप्स में, यानी ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पैराइटल, और दूसरा होता है विसरल। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम स्पेस बोलते हैं। इसी स्पेस के अंदर जो है पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। कितना रहता है? 15 से 35 ml। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू कितनी है पेरिकार्डियम फ्लूइड की? 15 से 35 ml। कहां प्रेजेंट होता है? पैराइटल और विस्टल लेयर के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम स्पेस। पेरिकार्डियल फ्लूइड उसके अंदर प्रेजेंट रहता है और नॉर्मल रेंज होती है इसकी 15 to 35 ml। जैसे ये हार्ट है, ठीक है, अब ये आप इसकी जो है एपिकार्डियम हो गई, सबसे आउटर मोस्ट जो सब इनर वाली लेयर हो गई। ठीक है, अब ये जो लेयर है मायोकार्डियम लेयर हो गई, जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं वो उसकी मायोकार्डियम लेयर हो गई। अब ये विसरल लेयर हो गई, जो कि इनर लेयर होती है। विसरल लेयर कैसी है? ये इनर है। ठीक है, डायरेक्ट जो है अटैच रहती है हमारे हार्ट के साथ, और ये जो होती है आउटर होती है। ठीक है,
तो ये हो गई आपकी विसरल। अब इसके इस तरह से एक सेरेस मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्लियर? ये हो गई आपकी पैराइटल। अब इसमें जो ये स्पेस प्रेजेंट है, ये वाला जो स्पेस प्रेजेंट है, इसके अंदर इस तरह से फ्लूइड भरा हुआ होता है। इस स्पेस का नाम होता है पेरिकार्डियल स्पेस। क्लियर? और इसका अमाउंट होता है 15 से 35 ml। अगर ये 15 से 35 ml से अगर ये एक्सेस हो जाता है, अगर इसका अमाउंट अगर इंक्रीज हो गया, मान के चलिए इंक्रीज हो जाने पर, ठीक है, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है पेशेंट को। पेरिकार्डियम इफ्यूजन क्या हो जाता है? पेरिकार्डियम इफ्यूजन। ये जो पेरिकार्डियम जो फ्लूइड है वो शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। ठीक है, शॉक ऑब्जर्वर का काम कैसे करता है? जब हार्ट की मसल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस दौरान जो उस पर प्रेशर पड़ता है लेयर्स पे, उस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो फ्रिक्शन होता है उससे प्रिवेंट करता है। क्लियर? तो हमारा राइट आंसर क्या था? ये 5 से 10 है, ये कम हो गया, ये राइट आंसर रॉन्ग हो गया। ये 20 से 40 है, ये एक्सीड कर रहा है 40 से, तो ये भी गलत हो गया। और ये 15 टू 30 ml है, यानी हमारी रेंज के अंदर है, तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? सी। राइट आंसर हमारा सी। और डी में 40-50 है, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हो गया, तो राइट आंसर इज सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर टू ए पेशेंट हु हैज बीन डायग्नोस्ड एज हैविंग थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। यानी हमसे पूछा गया है कि थ्रोम्बोफ्लेबिटिस किसी पेशेंट को है, उस पेशेंट को उसके मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर क्या होगी, उसको हम नर्सिंग केयर क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्रोम्बोफ्लेबिटिस क्या होता है। ठीक है, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। अब जो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन्स, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, वेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना थ्रोम्बोफ्लेबिटिस कहलाता है। ठीक है, क्लियर? थ्रोम्बोफ्लेबिटिस 2 टाइप का होता है। कौन? तो एक होता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, ठीक है, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, आप लोगों से दोबारा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें, कंजूसी ना करा करें लाइक करने में। तो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबिटिस साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हैं? इसमें क्या होता है कि टेंडरनेस फील होता है पेशेंट को, टेंडरनेस, ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो मोस्टली जो ये थ्रोम्बोफ्लेबिटिस जो है मोस्टली जो है हमारे लेग रीजन के अंदर होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन इन लेग रीजन, इन लेग रीजन, ठीक है। टेंडरनेस होगा, स्वेलिंग होगा और पेन होता है। दूसरा टाइप है इसका, ये होगा सुपरफिशियल। एक होता है इसका डीवीटी। डीवीटी का मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है कि जब वेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, एक क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, वो आपका थ्रोम्बोफ्लेबिटिस या डीवीटी आप उसको बोल सकते हैं। क्लियर?
अब इसके सिम्टम्स में क्या होता है डीवीटी में, वही टेंडरनेस होगा, टेंडरनेस टू टच, टच करने पर उसको टेंडरनेस फील होगा, पेशेंट को फीवर आएगा, ठीक है, फीवर होगा, उसको चिल्स होगा, स्वेलिंग, स्वेलिंग आ जाएगी लेग रीजन पर, ठीक है, रेडनेस होगा उसको, ठीक है, पेशेंट के जो लेग जहां पर स्वेलिंग होगी वहां पर रेडनेस हो जाएगा, टच करने पर उसको टेंडरनेस होगा, फीवर, चिल, स्वेलिंग, पेन, और क्या होगा उसको पेन होगा। तो ये हो गया आपके साइनम सिम्टम्स, एक सुपरफिशियल थ्रोम्बोफेबुलाइटिस और डीवीटी के साइनम सिम्टम्स हो गए। अब इसमें जो इसके रीजन, इसके जो कॉजेज है, रिस्क फैक्टर देख लेते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में जो लॉन्ग, जो नेक्स्ट इसमें जो है ओबेसिटी, जो ओबेस पेशेंट होते हैं उनको हो सकता है, या लॉन्ग टाइम बेड रिडन पेशेंट होते हैं, लॉन्ग टाइम बेड रिडन पेशेंट, जो लंबे समय तक बेड पर जो पेशेंट रहते हैं उनको उनके चांसेस रहते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स के चांसेस रहते हैं, इन प्रेग्नेंट वुमेन, ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप सभी को, दिखाई दे रहा होगा पूरा। नेक्स्ट इसके कि नर्सिंग केयर पूछा है हमसे, एप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर, तो नर्सिंग केयर देखते हैं इसमें, नर्सिंग इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर क्या हो सकती है। सबसे पहले जिस पेशेंट को डीवीटी होती है, ठीक है, तो जो डीवीटी होती है उसमें क्या क्लॉट बन रहा है इस तरह से, जैसे ये वेन्स है हमारी, वेन में जो बल्ब प्रेजेंट रहता है, ये तो आपको पता ही है कि वेन के अंदर बल्ब प्रेजेंट रहता है, तो इस तरह से बल्ब रहता है वो, ठीक है। अब ब्लड जो है इस तरह से फ्लो होता है ऊपर की तरफ, जिससे ये जो बल्ब होता है ब्लड को जो है ऊपर से नीचे की तरफ आने से, यानी बैक फ्लो से उसको प्रिवेंट करता है। अब जब डीबीटी वाले केस में क्या होता है कि यहाँ पर क्या हुआ, कोई ब्लड क्लॉट बना, इस तरह से क्लॉट हुआ, तो अगर पेशेंट जो है वॉकिंग करता है या कोई एक्सरसाइज करता है या मोबिलिटी जो उसके अंदर इंक्रीज होती है, तो ये जो क्लॉटिंग है वो क्या करेगा, यहाँ से डिसलोजेस हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ से हट करके क्या होगा, वेन में ट्रेवल करेगा, और ट्रेवल कर करके वहां आपका लंग्स में पहुंच सकता है, ठीक है, दूसरे ऑर्गन में पहुंच सकता है, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेशेंट को हमें सब जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसको हमें देना है बेड रेस्ट के लिए, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर बेड रेस्ट, ठीक है। बेड रेस्ट के लिए हमें पेशेंट को बताना है कि बेड रेस्ट करना है, नहीं बेड रेस्ट नहीं करेगा, हिला डुलेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो उसको क्या होगा कि ये जो क्लॉटिंग हुआ है, यहाँ पे क्लॉट हुआ है, वो डिसलोजिस होकर के आपके जो है लंग्स में पहुंच सकता है, हार्ट में पहुंच सकता है, ठीक है, हार्ट में पहुंचेगा, हार्ट में पहुंचेगा तो क्या होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, इससे उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, और उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए मॉनिटर करेंगे, क्योंकि ये जो है वहां पर जाकर के ट्रेवल कर करके पहुंच सकता है, इसलिए पेशेंट को हम हमेशा उसको रेस्ट के लिए प्रोग्राम जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं। नेक्स्ट, मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए मॉनिटर करेंगे, हाँ, मॉनिटर फॉर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि पेशेंट को क्या आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो उसके टेम्परेचर को भी हमें चेक करना है, बार बार वाइटल्स को चेक करते रहना है। दूसरा, एलिवेट
लैग इन टू 90 डिग्री, 90 सॉरी हार्ट लेवल पर एलिवेट करना है, सॉरी 90 में एलिवेट हेड लैग हार्ट लेवल, हार्ट लेवल पर जो है पेशेंट की लैग को हमें एलिवेट करना है, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर चलता रहे, ब्लड जो वेनस रिटर्न है वो कंप्लीटली अच्छे से चलता रहे। इसके अलावा जो पेशेंट, हाँ इसके अलावा क्या करते हैं, अवॉइड हीट एप्लीकेशन या हॉट एप्लीकेशन, ठीक है, हॉट एप्लीकेशन एंड मसाज, ठीक है। अगर हम पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन देते हैं तो जो ब्लड क्लॉट जो बना हुआ है वहां पर थ्रोम्बस जो बना हुआ है वो क्या होगा, वहां पर ब्रेक हो जाएगा और टुकड़ों में जाकर के वो डिसब्लोसिस हो जाएगा और जो है ब्लड के साथ ट्रेवल कर करके और दूसरे ऑर्गन तक पहुंच सकता है, इसलिए हॉट एप्लीकेशन को हम अवॉइड करते हैं। दूसरा, मसाज नहीं करना है, तो मसाज करने से भी वो डिसब्लोसिस हो सकता है, इसलिए मसाज और हॉट एप्लीकेशन को हमें अवॉइड करना है। इसके अलावा जो हम देते हैं, जो डॉक्टर्स के द्वारा जो प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन हैं, या आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे, नहीं अगर अगर आपको यहाँ मैं जल्दी से रफ कर देता हूं तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ड्रग्स प्रोवाइड करनी है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। जो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी हैं उनको हमें एडमिनिस्टर करना है, और इसमें जो मोस्टली जो ड्रग्स चलती हैं वो एक चलती है आपकी हेपेरिन, और दूसरी चलती है आपकी वारफारिन। ये दो ड्रग्स जो हैं हम उसको पेशेंट को क्या है प्रोवाइड करते हैं, हेपेरिन और वारफेरिन। अब हेपेरिन जब थेरेपी चल रही है या वारफेरिन थेरेपी चल रही है तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है, जब भी किसी पेशेंट की हेपेरिन थेरेपी चल रही है तो उस पेशेंट का हमें एपीटीटी जो है हमें चेक करवाना है, ठीक है। जब वारफेरिन चल रहा है तो पीटीआईएनआर जो है हमें उसका चेक करवाना है, तो ये वैल्यू एपीटीटी वैल्यू को चेक करना है। एफेरिन जब थेरेपी पे पेशेंट या वारफेरिन थेरेपी पे पेशेंट तो उसमें पीटीआईएनआर की वैल्यू को हमें चेक करते रहना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या था। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि वो क्या पूछ रहा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर, तो हमारे ऑप्शन थे कि एलिवेट द क्लाइंट लेग, ठीक है। तो एलिवेट, जब अगर क्लाइंट की हम लेग को हम एलिवेट करते हैं लेकिन इसमें सॉरी लिखना भूल गया, इसमें 90 डिग्री का है, ठीक है। तो 90 डिग्री पे हम एलिवेट करेंगे तो वो हार्ट के लेवल से ज्यादा हो जाएगी, तो हम 90 डिग्री पे नहीं करते हैं, हार्ट के लेवल पर करते हैं। देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है हार्ट के लेवल तक उसको हम एलिवेट करते हैं, क्लियर। तो ये रॉन्ग आंसर हो गया। दूसरा है कि अप्लाई ए हीटिंग पैड टू द इन्वॉल्व साइट, इन्वॉल्व साइट मींस जहां पर ब्लड क्लॉट बना हुआ है उस पर हम अगर हॉट एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसकी वजह से वो डिसलोजिस होने के चांसेस रहते हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें हॉट हीटिंग पैड का यूज नहीं करना है, इसलिए ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। लास्ट है इसका, प्रोवाइड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज बाय बोथ लेग, यानी उसको मोशन एक्सरसाइज प्रोवाइड करनी है बोथ लेग्स में, वो हमें नहीं करनी है क्योंकि वो डिसलोजिस होता है, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, रेस्ट प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। रेस्ट प्रोवाइड करनी है, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो गया। तो राइट आंसर था हमारा, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द नीड फॉर बेड रेस्ट, उसको हमें बेड रेस्ट प्रोवाइड करनी है जिससे ब्लड क्लॉट जो बना हुआ है वो डिसलोजिस ना हो अपनी जगह से और पेशेंट सेफ रहे, क्लियर। अब इसका मैं एक चीज और बताना भूल गया, कॉम्प्लिकेशन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का या डीवीटी का जो कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो आपका होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म,
पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है थर्मोफेलेबाइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन होता है। अब राइट आंसर हमारा क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट टू द नर्स indicates a modifiable risk factor for coronary artery disease। एक पेशेंट है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसका मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि वो क्या स्टेटमेंट है इसमें, कौन सा इसमें से जो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। आई एक्सरसाइज एवरी अदर डे, कि वो बोल रहा है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ नेक्स्ट दूसरे दिन। माई फादर डाइड बाई ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मेरे फादर की डेथ जो है एमआई से हुई है। माई कोलेस्ट्रॉल लेवल इज 180, ठीक है। आई स्मोक 2 पैक्स ऑफ सिगरेट पर डे, ठीक है, 2 पैक सिगरेट के पीता हूं। तो इनमें से कौन सी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है किसके लिए? कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है वो क्या है कि कोरोनरी आर्टरी है, अब उसके अंदर जो है इस तरह से प्लग का फॉर्मेशन हो जाना। किसका फॉर्मेशन हो जाना? प्लग का फॉर्मेशन हो जाना। अब प्लग का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को है एंजाइना हो सकता है, एमआई हो सकता है, ठीक है। तो इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में एक होता है नॉन मॉडिफाइबल और एक होता है मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल का मतलब होता है जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसको हम बदल सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल का जिसका हम नहीं बदल सकते। तो जैसे एज है, ठीक है, मोस्टली ये एबव 50 में होता है, एज हो गया। दूसरा हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल एमआई, ठीक है, अगर घर में किसी को अगर एमआई की हिस्ट्री है तो उसको हो सकता है। तो ये क्या मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। और मॉडिफाइबल में जैसे आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो इसको हम डाइट में इंप्रूव करके तो इसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा स्मोकिंग है, अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग एक मेजर कॉज होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, तो अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग को स्टॉप करके हम कोरोनरी आर्टरी से प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी उसके मॉडिफाई कर सकते हैं। एल्कोहल है, ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके मॉडिफाइबल मतलब जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम अपने उसमें जाते हैं ऑप्शंस में, एक्सरसाइज भी है इसमें, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है कि आई एक्सरसाइज एवरी अदर डे, वो हर दूसरे दिन पर क्या कर रहा है? अपने एक्सरसाइज कर रहा है। एक्सरसाइज कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया? अच्छी बात है, एक्सरसाइज कर रहा है यानी मॉडिफाई कर सकता है, अदर डे करके वो अपना डेली पर डे कर सकता है। अभी वो अदर डे कर रहा है वो पर डे कर सकता है, ठीक है। तो मॉडिफाइबल है, इससे कोई नहीं है रिस्क फैक्टर में। माई फादर डाइड माई माइकोर्डियम इन्फेक्शन, यानी ये तो क्या हो गया? नॉर्मल कंडीशन हो गई, ठीक है। माई फादर डाइड माई मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये एक नॉन मॉडिफाइबल है जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रॉन्ग आंसर हुआ, ये भी रॉन्ग आंसर हो गया अपना। माई कोलेस्ट्रॉल लेवल इज 180, ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है, ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। आई स्मोक 2 पैक्स ऑफ सिगरेट पर डे, आई स्मोक 2 पैक्स ऑफ सिगरेट पर डे। अब वो क्या कर रहा है कि वो 2 पैक सिगरेट के पर डे क्या कर रहा है? ले रहा है,
स्मोकिंग कर रहा है, खूब 2 पैक यूज कर रहा है, ठीक है, तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। कोरोनरी स्मोकिंग जो है मेजर रिस्क फैक्टर्स होता है, मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, मेजर रिस्क फैक्टर होता है आपका स्मोकिंग। तो इसको स्टॉप करके इसको क्या किया जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है, यानी क्या कर सकता है, मॉडिफाई किया कर लिया हमने, ठीक है, इसलिए मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर के अंदर इसको हम इंक्लूड करते हैं। तो समझ में आ गया, राइट आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग is withhold if the patient pulse is less than 60 beats per minute। एक पेशेंट है जिसकी पल्स जो है 60 पर मिनट है, तो कौन सी ड्रग्स है जो हमें विद होल्ड करनी चाहिए, उसको पेशेंट को नहीं देनी चाहिए? डिगॉक्सिन, डाउटामाइन, डोपामाइन या फेनिटोइन, ठीक है। तो डिगॉक्सिन, इसमें देखते हैं कि जो फेनिटोइन जो होती है, फेनिटोइन जो ड्रग्स है ये हम सीजर्स में देते हैं, ठीक है, फेनिटोइन ड्रग हम किस में देते हैं, सीजर में देते हैं। और इसका जो कॉम्प्लिकेशंस होता है वो होता है गम हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया यानी हाइपरट्रोफी हो जाती है गम्स के अंदर, मसूड़ों के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। डोपामाइन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, और इसकी कमी हो जाती है अगर डिक्रीज लेवल, इसका अगर लेवल डिक्रीज हुआ तो पार्किंसन डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज हो जाती है, पार्किंसन डिजीज हो जाती है। डोबुटामाइन, इसको हम जो यूज करते हैं, यूज इन हार्ट फेल, कब, जब हार्ट फेल हो जाता है उसके अंदर डोबुटामाइन यूज करते हैं। यानी ये क्या करता है, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, मसल्स स्ट्रेंथनिंग के लिए मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत देता है, जिससे मसल्स के हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो सके। अब आता है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन एक ऐसी डिजीज है, एक पॉजिटिव, डिगॉक्सिन कैसी डिजीज है, वो सॉरी ड्रग्स है, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स होती है, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स के होने की वजह से ये क्या करती है, जो फोर्स ऑफ हार्ट के जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है। इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगी। तो ए जब कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगी तो उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, एक तो भाई ये पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा ये क्या है, एक नेगेटिव ये जो क्या है, नेगेटिव क्रोनोट्रॉप्स भी होती है, क्या होती है, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव क्रोनोट्रॉप्स होती है। अब नेगेटिव क्रोनोट्रॉप्स की वजह से क्या करती है, ये डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को क्या करती है, डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है। और दूसरा ये करती है हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया करती है।
तो सब ठीक है। अगर हाइपोकैलेमिया है पेशेंट को, तो पेशेंट को देते हैं हम पोटेशियम रिच डाइट देंगे, पोटेशियम रिच डाइट देते हैं। क्लियर। और अगर डिक्रीज हार्ट रेट है तो इसको हम विद होल्ड कर देंगे, विद होल्ड, विद हेल्ड इफ लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट। अगर पेशेंट की 60 से कम हार्ट रेट अगर कम है तो डिगोक्सिन को हम क्या कर देते हैं, विद हेल्ड कर देते हैं, उसको हमें पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। इसका जो नॉर्मल रेंज जो होती है, नॉर्मल सीरम रेंज 0.5 to 2.0 Ng पर dl जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है। 0.5 से 2.0 Ng पर dl जो है डिगोक्सिन की नॉर्मल सीरम वैल्यू होती है। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और अच्छे से देख लेना क्योंकि डिगोक्सिन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ये हो गई। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, अगर डिगोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो पेशेंट को जो सबसे पहले जो सिम्टम्स आता है वो आता है आपका एनोरेक्सिया। क्या होता है, एनोरेक्सिया। ये एक अर्लीस्ट सिम्टम्स होता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि अर्लीस्ट सिम्टम्स कौन सा होता है डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी का, एनोरेक्सिया। इसके बाद पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, नोजिया वोमिटिंग, और इसके बाद कल उसको जो है ग्रीन विजन होगा। कैसा विजन होगा, ग्रीन विजन होगा। ग्रीन नहीं है, सॉरी येलो है ये। येलो विजन होगा, नोजिया वोमिटिंग भी। अर्लीस्ट सिम्टम्स में एनोरेक्सिया होगा। ठीक है, 60 बीट से अगर मिनट से कम बीट है उसकी तो उसको हम विद होल्ड कर देंगे एडल्ट के अंदर। ये किसका है, एडल्ट का है। ठीक है, अगर हम चिल्ड्रंस का देखें, इन्फेंट्स का देखें, तो इन्फेंट्स का अगर देखते हैं तो लेस देन 90 बीट्स पर मिनट पर हम उसको विद होल्ड कर देंगे। क्लियर। और अगर हम चिल्ड्रंस का देखें तो लेस देन 70 बीट्स पर मिनट हम उसको विद होल्ड कर देते हैं। इन्फेंट के अंदर अगर 90 से कम है तो नहीं देंगे, चिल्ड्रंस में है 70 से कम तो नहीं देंगे, एडल्ट में 60 से कम है तो हम डिगोक्सिन नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनोरेक्सिया इसका अर्लीस्ट सिम्टम्स होता है। सीरम लेवल 0.5 टू 2.0 mg पर डीएल होता है। ठीक है, और इसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स भी कहते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये क्या होती है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, डिगोक्सिन। राइट आंसर क्या हुआ हमारा, ए। डिगोक्सिन को हमें क्या करना है, विद होल्ड करना है अगर 60 बीट्स पर मिनट से अगर कम है किसी पेशेंट की तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। एक मिनट में कितनी हार्ट रेट है और कितना हार्ट वॉल्यूम है उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेंज आती है वो हमारा क्या होता है, कार्डियक आउटपुट होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है हमारी 70 ml, और हार्ट रेट कितनी होती है 72 पर बीट्स पर मिनट। ठीक है, इनका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा निकल के आता है
ये रेंज निकल के आती है 5040, ठीक है, ml पर मिनट। ये हमारा कार्डियक आउटपुट होता है, टोटल कार्डियक आउटपुट। तो फॉर्मूला आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो इसमें ऑप्शन में ये यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट प्लस का निशान है तो रॉन्ग आंसर हो गया। यहाँ पर आपका ये डिवाइड का निशान है, ये गलत हो गया। यहाँ पर माइनस का है, ये भी गलत हो गया। और ये स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए। राइट आंसर हमारा ए हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज हमारा क्लास अच्छी लगी होगी, और इसी तरह के सेशन हम लेकर आते हैं एमसीक्यू मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड, और पीडियाट्रिक की हम थ्योरी क्लास लेकर के आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। और जो स्टूडेंट हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जो हमसे पहली बार जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।